हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज हम लोग न्यूमेरिकल साइंस का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर जेल प्रहरी का वैकेंसी आ गया है, एमपी पुलिस का भी आ गया है और सब में साइंस पूछते हैं, न्यूमेरिकल साइंस भी आते हैं, तो सर आप थोड़ा सा साइंस पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो साइंस में एक चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन, और दूसरा चैप्टर जो पढ़ाना है वो है स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश राशि। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे तो आगे और सारे चैप्टर हैं, तो मैं धीरे धीरे चैप्टर भी बुक से पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं न्यूमेरिकल साइंस का एक पीडीएफ लेकर आया हूं और ये पीडीएफ हमेशा डेली अपलोड होंगे और उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज पूरा टोटल जो न्यूमेरिकल साइंस का पार्ट 1 में पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें 20 न्यूमेरिकल साइंस का क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि जो सभी पेपर में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस में 20 सेलेक्ट किया हूं, टोटल अंक सहित बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज से न्यूमेरिकल साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोग से ये कहना है कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी का, एमपी पुलिस का, रेलवे, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसएससी का एंड ऑल आईटीआई टेक्निकल ट्रेड वाले जो भी लड़के हैं, जो फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन जो भी हैं, सब में साइंस पूछता है, टेक्निकल में भी पूछता है। तो उनके लिए भी विशेष न्यूमेरिकल साइंस पार्ट 1 है, वो बहुत बेटर साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बोलता है किसी गेंद को स्वतंत्र रूप से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से परिक्षेपित किया जाता है। यानी कि स्वतंत्र रूप से इमारत की छत से ऊपर से गेंद को नीचे छोड़ा जाता है। वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी, आपको निकालना है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। एक क्वेश्चन रेस्ट एंड मोशन का है, जो कि मैं अभी साइंस में रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन फार्मूला यूज करके इसको मैं बिल्कुल आसान तरीका से बता देता हूं और आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आप देखिए, जब देखिए किसी भी गेंद को, यहाँ पे गेंद की बात चल रहा है, स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा है। मान लीजिए कि ये गेंद है, अब गेंद है ऊपर से नीचे की ओर छोड़ेंगे स्वतंत्र रूप से, ओ में भी तो स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर छोड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो वैल्यू ए धरती पर टकराएगा किसी न किसी वेग से। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे हम तो यू का मान हमेशा शून्य होगा, यू का मान जो है वो 0 होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं तो यू का मान हमेशा 0 होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये ऊंचाई जो है, ये हाइट है, वो हाइट आपको दिया है कितना, तो हाइट दिया है आपको 19.6 मीटर दिया है, ठीक है। और जी का मान भी मालूम है आपको, देखिए दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान हम लिख लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमारा जी का भी मान दिया गया है। चलिए दोस्तों, यू का मान 0 हो गया। तो गति के तीसरे नियम से एक फार्मूला होता है, जब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो जी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है जी का मान। तो ये सूत्र बनेगा H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये गति का तीसरा नियम है। अब इसके अनुसार u का मान 0 है तो ये पूरा टर्म तो शून्य हो जाएगा, ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा। u का मान पुट करेंगे तो, क्योंकि u का मान 0 दिया हुआ है तो पूरा टर्म शून्य होगा। दोस्त तो h बराबर बचेगा क्या, तो बोलेंगे कि हाफ GT स्क्वायर, यही तो बचेगा। चलिए अब इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद हमको निकालना क्या है, तो समय निकालना है, ये समय निकालना है। तो यहाँ से समय जो ये t है, ये t समय है, समय का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए t समय का वैल्यू निकालेंगे तो GT स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h हो जाएगा। चलिए यहाँ से t स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 2h अपॉन g हो जाएगा। चलिए अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ता है, अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 2h अपॉन g हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आपने प्रूफ कर दिया है, ये फार्मूला को आपने प्रूफ कर दिया। अब कभी भी क्वेश्चन आएगा, हाइट निकालना, ऊपर से नीचे की ओर यदि वस्तु को प्रक्षेपित करेगा, हाइट निकालने की बात करें या तो समय निकालने की बात करें, ये दोनों यही सूत्र से निकाल सकते हैं आप। तो चलिए हमको निकालना है क्या, तो हमको निकालना समय है, समय का सूत्र निकाल दिया है आपने। चलिए अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 हो गया, एच का मान कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपने लिखा है 9.6, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 9.6। चलिए 9.6 हो गया, और बटा नीचे जी का मान कितना है, तो 9.8 है,
चलिए इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने। अब देखिए 9.8 से इसको आप काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। आप गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ये 2 निकला क्या है, तो समय निकला है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आपका 2 सेकेंड आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, सही ऑप्शन से बी 2 सेकेंड बिल्कुल सही राइट जवाब है आपका। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एच है, एच जो है वो एच हाइट होता है, एच हाइट होता है जिसको हम हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, एच ऊंचाई है। और चलिए यहाँ पे यू क्या है, तो यू को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस को नोट बनाना है आपको, और नोट में पूरा टोटल लिखना है, फिर आगे कोई समस्या नहीं होगा। टी क्या है, तो टी हमारा समय हो गया, टाइम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जी क्या है, तो जी तो जानते हैं 9.8 उसका वैल्यू होता है गुरुत्वीय त्वरण हम लोग बोलते हैं, जिसको ग्रेविटी भी बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हमारा है। और टी समय है, सब चीज मालूम हो गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये द्रव्यमान दिया है, न्यूटन तो बल दिया है, किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है। तो उसमें उत्पन्न त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 20 न्यूटन बल का मान दिया है, तो बल को हम एफ से सूचित किया जाता है, फोर्स बोलते हैं। इसका मान 20 न्यूटन दिया है, तो 20 न्यूटन हमने लिख लिया। उसके बाद 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, इंग्लिश में एम से सूचित करते हैं। तो एम का मान 4 किलोग्राम दिया है, 4 किलोग्राम लिख दिए। उसके बाद हम लोग को त्वरण निकालना है, त्वरण को एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोला जाता है, ए से सूचित किया जाता है। इसका मान निकालना है अपने को, क्या होगा। तो दोस्तों आप बल का सूत्र जानते होंगे, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी कि एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है फार्मूला, जिसमें एफ बल है, एम द्रव्यमान है, और ए त्वरण है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें एफ क्या है, बल है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। एम क्या है, तो एम है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास बोलते हैं। ये सब चीज जितने भी फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल चीज मैं मात्रक और बीमा जो पढ़ाया हूँ ना, उसमें हर एक फार्मूला लिखा हुआ है। जो मात्रक और बीमा सही से पढ़ लिए होंगे ना, तो उनको कोई समस्या नहीं होगा। और जो छात्र मात्रक और बीमा नहीं पढ़े हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मात्रक और बीमा का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लें। उसके बाद सब फार्मूला, ये जो एफ बराबर एम ए वगैरह है, सब फार्मूला वहां पे मैं पढ़ाया हूं, और उसमें मात्रक और बीमा ज्ञात करना आपको सिखाया हूं। त्वरण दिया है, तो हमको त्वरण निकालना है। एफ का मान कितना दिया है दोस्तों, पुट कर दीजिए, 20 दिया है, तो एफ के जगह 20 पुट कर दिया हमने। एम का मान कितना है, 4 है, तो एम के जगह 4 पुट कर दिया। निकालना क्या है, त्वरण ए निकालना है। अब देखिए ये 4 से काटेंगे 20 को, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट गया। तो ए का मान कितना आ गया, 5, और 5 त्वरण है, और त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जो में कि कौन आपका आंसर है, तो ऑप्शन बी 2, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जितने भी फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ, फार्मूला बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, और नोट्स कॉपी तो बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाकर जब पेपर रहेगा तो उस समय आपको बहुत फायदा करेगा रिवीजन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान, ये देखिए मास है, और मास को हम लोग हमेशा काहे सूचित करते हैं, एम से। इसका मान दिया है 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम हम लोगों ने लिख दिया। चलिए, वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाकर रखने में कार्य कितना किया गया। ठीक है, ऊपर उठाने का मतलब है कि हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है, 1 मीटर दिया है आपको हाइट। अब बोलता है ना कि 20 किलोग्राम का ये वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। ठीक है, ये 20 केजी का वस्तु है, और इसको एक व्यक्ति है ना 1 मीटर ऊपर उठाया, ये 1 मीटर ऊपर उठाया। बोलता है कार्य कितना होगा बताओ। तो बाबू जब ऊपर 1 मीटर उठाया है, तो मान लीजिए कि ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, तो ये एंगल तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया और हमको निकालना क्या है,
तो निकालना है हमको कार है। कार को हम W से डिनोट करते हैं और कार बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि कार बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा होता है। लेकिन ऊपर और नीचे की बात करता है ना, तो ये जो S है ना विस्थापन नीचे होता है, तो ऊपर नीचे की बात करता है तो S H में बदल जाता है और F है ना वो mg में बदल जाता है। F आप जानते हैं बल बराबर mg भी होता है, ठीक है। और S जो है ना वो काहे में डाइवर्ट हो जाएगा, तो हाइट में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो mgh, F को mg बोल दिए, S को h बोल दिए, जो S हम विस्थापन बोलते हैं, और ये cos थीटा हो गया। अब cos थीटा तो हो गया, लेकिन थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, तो आपको पता है कि थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का मान कितना डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि थीटा का मान हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा बराबर कितना हो गया, या 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो मास कितना है, तो मास आप जान रहे हैं कि 20 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 20 किलोग्राम लिख दिए। जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई 1 मीटर दिया है। कॉस थीटा 90 डिग्री है, और दोस्तों कोस 90 डिग्री का ना वैल्यू, कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना वो 0 होता है। तो जब कोस 90 का वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे और सब में गुना करेंगे तो पूरा टोटल टर्म ना 0 हो जाएगा। तो ये 20 गुने 9.8 लिखा आपने, गुने 1 लिखा, और इसमें गुना 0 से करेंगे तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। तो क्या उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो शून्य किया गया, तो बिल्कुल राइट है, शून्य ही किया जाएगा उसके द्वारा कार्य, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो आपका सही जवाब कितना होगा, 0 जूल। ये सही जवाब है, जिसमें ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या होगा, वो ज्ञात करना है। दोस्तों पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मास दिया गया है, मास कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम दिया गया है। अब बोलता है 30 मीटर की ऊंचाई पर ले गया। अब 30 मीटर की ऊंचाई पर ले गया तो हाइट तो आपका हो गया 30 मीटर, ये भी कंफर्म हो गया। और फिर जैसे देखिए एक पिंड है आपका, ठीक है, कितना किलो का है, तो आप बोलेंगे 10 किलो का एक पिंड है। अब इसको ले गए ऊपर, हम इसको आप ले गए ऊपर, ठीक है, 30 मीटर की हाइट पर ले गए। मान लीजिए कि ये हो गया 30 मीटर हाइट आपका हो गया, ये हाइट हो गया कितना, 30 मीटर हो गया। 30 मीटर की हाइट पर ले गए, तो अब देखिए ना धरातल के साथ में जो कोण बनेगा, अब ये वाला कोण कितना बनेगा, तो फिर से तो वही हो गया ना, थीटा बराबर 90 डिग्री तो बनेगा, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि कार्य कितना होगा, कार्य ज्ञात करिए। जी का मान भी दिया गया है, तो कार्य को हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, जब W से डिनोट करते हैं, W का मान निकालना है। तो अब हम जानते हैं फार्मूला ए जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था W कार्य को वर्ग को W से सूचित किया जाता है, mgh cos थीटा होता है, ठीक है, mgh cos थीटा होता है। तो अब वैल्यू रख दीजिए, m का मान कितना है, 10 किलो है, g का मान कितना होता है, 9.8 होता है, h का मान कितना है, तो 30 दिया है। अब cos थीटा हो गया। अब cos आप 90 डिग्री है, और 90 डिग्री cos 90 का मान कितना होता है, आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान तो होता है 0। जब cos 90 का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म जो है कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे 10 गुने 9.8 और गुने लिख दिया 30 और गुने 0 करा दिया, तो पूरा वैल्यू तो ये 0 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 0 जूल। उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, तो 0 है, 0 है, जो कि अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस में आपका है 0 जूल। चलिए तो ऑप्शन डी 4 में 0 है, जो कि आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा, वो निकालना है। दोस्तों एक व्यक्ति की लंबाई है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति बना दिया हमने, ठीक है, ये व्यक्ति बना दिया, ये मिरर है, ये क्या है,
ये मिरर है, आपका मिरर है। तो अब व्यक्ति, मान लीजिए कि व्यक्ति की हाइट जो है, ये व्यक्ति की हाइट यदि 10 मीटर है, ठीक है, तो मिरर, ये व्यक्ति का संपूर्ण फिगर इस मिरर में देखने के लिए मिरर की हाइट कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो जितना भी व्यक्ति का हाइट रहेगा उसका आधा, आधा यानी कि मिरर की हाइट होगा 10 का आधा, ये 10 है तो 10 का आधा कितना होगा, तो 10 का आधा 5 मीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि 10 मीटर लंबा व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब हमको दर्पण में देखना है, तो दर्पण की लंबाई कितना होगा, तो व्यक्ति की लंबाई का आधा यानी कि 5 मीटर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जवाब आप दे सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको एक सूत्र लिख देता हूं, दर्पण की न्यूनतम लंबाई, यहाँ पे दर्पण की लंबाई लिख देता हूं। दर्पण की लंबाई निकालना हो तो व्यक्ति की लंबाई का आधा होता है दर्पण की लंबाई। व्यक्ति की लंबाई जितना रहेगा ना उसका आधा दर्पण की लंबाई होता है। तो चलिए ना अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दर्पण की लंबाई निकालना है हम लोगों को, यह दर्पण की लंबाई निकालना है। तो दर्पण की लंबाई जो होगा व्यक्ति की लंबाई का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यक्ति की लंबाई है 1.5 मीटर और 1.5 का आधा कितना होता है, तो 0.75 होगा। इतना मीटर दर्पण की लंबाई होगा, आपका ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन B2 आपका सही जवाब है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। 20 मीटर लंबा व्यक्ति है, दर्पण की लंबाई बताइए, तो 20 का आधा 10 मीटर होगा, इस टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 2 न्यूटन सेकंड वाले सेकंड संवेग, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है, और संवेग को हम लोग p से जो डिनोट करते हैं, और वैल्यू दिया है 2 न्यूटन सेकंड दिया है दोस्तों। न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक होता है और संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं। और 3 किलोग्राम द्रव्यमान, मास दिया है 3 किलोग्राम, हम लोग मास लिख देंगे 3 किलोग्राम। जो वैल्यू पहले दिया हुआ है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो उनकी गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। गतिज ऊर्जा को के से हम लोग सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग को के का मान निकालना है। तो अब कोई सूत्र होगा उसी के अनुसार तो बनेगा, ऐसे तो बनने वाला नहीं है। तो मैं ये सूत्र मात्रक और बीमा पढ़ाया है वहां भी बताया हूं, इसीलिए मैं आप लोग सबको बोल रहा हूं कि मात्रक और बीमा यदि जो देखे होंगे और सही फार्मूला याद कर लिए होंगे तो उनको कोई भी न्यूमेरिकल में समस्या नहीं आएगा। सब न्यूमेरिकल को आसानी तरीका से वो कर पाएंगे। के बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग के रिस्पेक्ट में फार्मूला होता है p²/2m, p²/2m, जिसमें p क्या है, तो p संवेग है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ p क्या है तो p जो है आपका संवेग है, और m क्या है, तो m जो है आपका द्रव्यमान है, और के क्या है, तो के आपका गतिज ऊर्जा है, जिसको हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो के आपका क्या हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये तो गतिज ऊर्जा हो गया, तो ये आपका गतिज ऊर्जा हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। p का मान दिया है 2 न्यूटन, तो 2 का वर्ग हम करा देंगे, और नीचे 2 और इंटू m का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 करा दिए। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 दूना 6 होता है। इसको 2 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो 2/3 होगा। और काइनेटिक एनर्जी ये एनर्जी है, या एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी प्रकार के ऊर्जा, सभी प्रकार के ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 1 जूल हम लोग बोलते हैं कितना को है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सबको सॉल्यूशन कराना, इसको तो 1 जूल बोलते हैं, इसको तो ऐसी की तैसी करके हमने रख दिया था मात्रक और बीमा में। तो जो भी मात्रक और बीमा देखे होंगे बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो आपका सही जवाब 2/3 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर B2 होगा, ये सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसीलिए आप लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और बहुत न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े गए हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज में जोड़ा जाता है तो कैसे कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे, एक प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये 2 प्रतिरोध है, इसको R1 मानते हैं। तो R1 बराबर ये दिया है, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। R1 का मान दिया है 3 ओम, ओम का संकेत ये होता है, और यहाँ पे R2 का मान दिया है कितना ओम, तो 6 ओम दिया है। ये सीरीज में जोड़ा है।
श्रेणी क्रम में, तो ऐसे ही होगा सीरीज में। ठीक है, फिर बोलता है कि 18 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। अब बैटरी दिया है 18 वोल्ट, विभवांतर के मान दे दिया है 18 वोल्ट। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि धारा क्या होगा, धारा निकालना है, यानी कि करंट निकालना है, करंट का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग सीरीज में जब दो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, तो सबसे पहले वो निकालते हैं हम लोग, तुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। तो सीरीज का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है। जितने भी प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ेगा सबको जोड़ देना है, R1 R2 R3 भी रहेगा तो प्लस R3 R4 R5 आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, जितना भी है उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब R का मान हमारा क्या आ जाएगा, तो R1 का मान 3 है, R2 का मान 6 है, तो 6 और 3 9 ओम हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। अब चलिए ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम, ओम के नियम ये विद्युत में पढ़ना है। जब मैं आपको विद्युत पढ़ाऊंगा उस समय इतना शानदार क्लियर कराऊंगा ये सब चीजों को, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओम के नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर या आर आई, एक ही बात हुआ, V बराबर आर आई, ये फार्मूला है। जिसमें V क्या है, तो V को हम विभवांतर बोलते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है इंग्लिश में। R क्या है, तो R को प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और I क्या है, तो I को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। चलिए दोस्तों ये सब चीज मैंने लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। I का मान निकालना है, V का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 18, तो V के जगह हमने 18 लिख दिया। I का मान निकालना है, R का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया था 9 ओम, तो यहाँ 9 ओम लिख दिया, और इंटू I का मान निकालना, यहाँ से निकलेगा 9 से काटेंगे आप 18 को तो ये कट गया 2 बार में, तो आपका ये जो विद्युत धारा I का मान आ गया वो 2 आ गया। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा के एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर आपने लिख दिया, तो आपका ए सही आंसर आ गया। तो सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए 2 एम्पियर। बाकी ये फार्मूला है, इसमें क्या क्या वैल्यू है सब मैं लिख के आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा वो निकालना है आपको। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इमारत के शीर्ष से गिराता है ना एक गेंद को, ऊपर से नीचे गिरा रहा है। मान लीजिए कि ये गेंद है और गेंद को जब ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो मैंने आपको बताया यहाँ तो वेग कोई ना कोई वेग से ही पृथ्वी पर वो टकराएगा, लेकिन जिस वेग से हम छोड़ते हैं ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो वो वेग क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को ऊपर से जब गिराया जाएगा तो सिर्फ छोड़ें वो नीचे गिरने लगेगा, लेकिन नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो कोई ना कोई वेग से फेंकना पड़ेगा। तो जिस वेग से हम लोग फेंकेंगे उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग का मान कुछ होगा, लेकिन ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग का मान शून्य होगा। और नीचे से ऊपर फेंकने पर, नीचे से ऊपर यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं आप तो यहाँ पे अंतिम वेग का मान क्या होगा, शून्य होगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर यहाँ यू का मान कुछ न कुछ जरूर होगा, यहाँ शून्य नहीं होगा। इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है, ऐसे होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ऊंची इमारत के शीर्ष से गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होता है। ऊपर से नीचे हम लोग फेंकते हैं तो उसी को जी बोलते हैं। तो जी का मान बाबू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दे दिया गया है। ठीक है, गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, समय का मान भी दे दिया है आपको, 3 सेकंड दे दिया है। निकालना उसका वेग निकालना है, v का मान निकालना है। ये जो कि यहाँ पे v का मान किस वेग से वो नीचे आएगा 3 सेकंड में, 3 सेकंड ऊपर से जैसा ही गिरा तो तीसरा सेकंड में उसका वेग क्या होगा वो निकालना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गति के प्रथम नियम, ऊपर से नीचे यदि किसी भी वस्तु को फेंका जाता है तो जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान नेगेटिव होता है। तो गति के पहला नियम से हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है फार्मूला। चलिए दोस्तों u का मान 0 है, यहाँ पे आप 0 वैल्यू रखेंगे तो v बराबर तो
ये सॉरी ये जीटी होगा ना, ऊपर से नीचे की बात चल रहा है, तो ये कहाँ करेगा, ये तो काम करता है धरातल पर, जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलते हैं उसमें ऊपर नीचे की बात चल रहा है, तो ये की जगह जी काम करता है। गति का पहला नियम v बराबर u प्लस जी टी। तो ये u का मान 0 होगा तो हमारा v का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि जीटी तो होगा, v का मान जीटी हो जाएगा। चलिए अब v बराबर जीटी हो गया, तो आप जानते हैं v का मान भी निकालना है हमको, और g का मान भी हमको दिया गया है। g का मान कितना दिया गया है, 9.8 दिया गया है, 9.8 हो गया, ठीक है। और आपको t का मान कितना है, तो t का मान 3 है, तो इंटू 3 करा दिया हम लोगों ने। 9.3 में 3 का गुना करेंगे तो 8 3 की 24 के 4 हासिल हो गया 2, और 9 27 और 2 29 हो गया, तो 29.4 ये आपका निकल गया वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड, बस यही वेग का मात्रक होता है। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 19.4 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग का मान आ गया, जो कि सही जवाब ऑप्शन C3 होगा आपका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का संवेग, आप देख रहे होंगे, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा, ये अपने को निकालना है। हाँ, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो संवेग का मात्रक होता है। ये संवेग का वैल्यू दिया हुआ है। और 5 सेकंड एक किसका मात्रक है, तो सेकंड समय का मात्रक है, तो ये समय दिया हुआ है। तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा, फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए समय कितना दिया हुआ है, तो समय आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड का दिया हुआ है समय, तो यहाँ हम लोग ने 5 सेकंड लिख दिया, ठीक है। संवेग कितना दिया हुआ है, संवेग को p से सूचित किया जाता है, उसका वैल्यू दिया है 40 और किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड। एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, संवेग का, क्योंकि संवेग का फार्मूला क्या होता है, p बराबर m इंटू v होता है। m क्या है, तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का ऐसा ही मात्रक आपने भी निकाल दिया ये, तो ये संवेग का है, वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है फोर्स, ये निकालना है। तो देखिए आपको मैं मात्रक और बीमा में ये चीज पढ़ाया था कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। आप माइंड में सोचिए और हमको बताइए। संवेग में परिवर्तन बटा संवेग में परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय से भाग दिया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन बटा समय, ये किसका फार्मूला है, तो ये बल का फार्मूला है, ठीक है, बल का फार्मूला है। संवेग में परिवर्तन का वैल्यू कितना दिया है, तो ये जो है ना 40, वो संवेग में परिवर्तन ही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए संवेग को बढ़ाया है, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम है। संवेग को इंग्लिश में हम लोग मोमेंटम बोला जाता है। तो ये वैल्यू दिया है, डिफरेंस दिया है संवेग का 40, समय दिया है 5, और इसको हम लोगों ने काट दिया, तो 8 बार में काटा, तो 8 हमारा आंसर आ गया, जो कि क्या निकालने हैं हमने, बल निकाले हैं। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपका सही जवाब 8 न्यूटन बल का आ गया, ये आपका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन C3 सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 9.8 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया हुआ है, इतना वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। दोस्तों यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया, आप भी किसी वस्तु को, ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को हम लोग को नीचे से ऊपर फेंकना है, और नीचे से ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो किसी न किसी तो वेग से फेंकते हैं, तो यू का मान कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन जब फेंकेंगे तो आप ऊपर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेग हो जाएगा कितना, शून्य, और फिर वो वहां से कहाँ आने लगेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अंतिम वेग कितना होता है, जब नीचे से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो v का मान कितना होता है, अंतिम वेग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है 0। तो चलिए
इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है, u का मान दिया है, देखिए 9.8 इतने के वेग से फेंका है, तो u का मान तो आपका हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये इतना वेग से आपने वस्तु को फेंका ऊपर, v का मान 0 हो गया। अब बोलता है धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय निकालना है। आपको समय निकालना है, तो देखिए जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो g का मान जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। जब g का मान नेगेटिव होगा तो गति का पहला समीकरण होगा v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। ये समीकरण हो गया गति का पहला समीकरण हो गया। चलिए यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो u का मान आपको दिया है कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। v का मान कितना होगा, तो v का मान 0 होगा। मीटर प्रति सेकंड होता है वेग, ठीक है, मात्रक होता है इसका। अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो आप सब चीज निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। v का मान 0 होगा तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो u माइनस gt हो गया आपका, ठीक है। अब gt का आप मान निकालेंगे पक्षांतर करके तो u हो जाएगा। आपको समय निकालना था तो t का मान निकालेंगे, u बटा g हो जाएगा। ये जो समय आया है ना दोस्तों, मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। ये जो समय है ना एक तरफ का है। यदि नीचे से आपने वस्तु को फेंका तो ऊपर जाने में कितना समय लिया, तो u बटा g लिया, ऊपर जाने में समय लिया है u बटा g। और फिर ऊपर से नीचे जब आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा फिर भी लेगा u बटा g समय लेगा। तो 2 बार u बटा g समय लिया, एक बार जाने का और एक बार आने का। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकने में ऊपर जाने में जितना समय लेगा उतना ही समय नीचे आने में लेता है। मान लीजिए कि ऊपर जाने में यदि 10 सेकंड का समय लिया है तो नीचे आने में भी 10 सेकंड का समय लेगा। तो टोटल यात्रा का समय कितना होगा, यात्रा के मतलब ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का कितना हो जाएगा कुल समय, तो 10 जाने का और 10 आने का, टोटल समय कितना हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा ऐसे। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है से देख लेते हैं। धरातल से आपने फेंका और फिर बोलता है कि धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि जाने और आने दोनों का कुल समय निकालना है। तो ये एक तरफ का समय है ऊपर जाने का। अब कुल समय कितना हो जाएगा, u बटा जी जाने का है और u बटा जी आने का है, और इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2u बटा जी हो जाएगा, जो कि यात्रा का कुल समय होता है। ये क्या हो गया, 2u बटा जी हो गया। आप इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया है सब प्रूफ भी कर दिया, अब आपको आंसर भी ला देता हूँ। 2 इंटू यू का मान कितना दिया है प्रारंभिक वेग, आप जानते हैं 9.8 दिया है। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको बताया हूँ। जी का मान कितना होता है, जी का मान हमेशा जब वैल्यू नहीं दिया हो तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको पुट करना है जी का मान। तो चलिए पुट कर दिया, 9.8 से 9.8 कट गया तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, तो 2 आया। किसका वैल्यू आया है, समय का, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो 2 सेकंड आपका टोटल समय आ गया। ये आपका आंसर हुआ, जिसमें 2 सेकंड टोटल समय है। एक तरफ का समय पूछेगा तो 2 में 2 का भाग लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर जाने में 1 मिनट 1 सेकंड लेगा तो नीचे भी आने में 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड आने का, टोटल 2 सेकंड हो गया। सिर्फ एक तरफ का पूछता तो हमारा आंसर 1 सेकंड होता। तो चलिए इसमें क्या क्या कौन सा वैल्यू दिया है ये सूत्र में मैं लिख देता हूँ। जहाँ v है ना, v हमारा है वो है अंतिम वेग, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अंतिम वेग है। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। u है ना, u को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। कोई भी वेग हो सबका मात्रक एक ही होगा, ये नहीं कि प्रारंभिक वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग का मात्रक कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है। g क्या है, तो g गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान 9.8 होता है, आपको बता ही दिया हूँ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। तो चलिए ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे की और आपका जो सही जवाब यहाँ जो आया है तो ऑप्शन बी 2 सेकंड सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका दिया गया है वो है 750 वाट
देख रहे हैं आप क्वेश्चन 750 वाट। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, पावर को। तो ये जो शक्ति का वैल्यू दिया है वो दिया है 750 वाट दिया है, 750 वाट हमने लिख दिया। ठीक है, फिर विद्युत स्थिति में 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की बात चल रहा है, तो विभवांतर V का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट लिख दिया हम लोगों ने। अब धारा निकालना है, I का मान निकालना है धारा का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मात्रक और बीमा में बहुत सारे फार्मूला बताया था, शक्ति से रिलेटेड विद्युत का भी फार्मूला बताया था, P बराबर VL, ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये फार्मूला जो है जिसमें P क्या है, तो P है शक्ति। ठीक है, उसके बाद V क्या है, तो V है विभवांतर आपका। ठीक है, I क्या है, तो I आपका है विद्युत धारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। समझ में तो आ जा रहा होगा, लेकिन जब तक आप पेन और कॉपी निकाल कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपका जो हेजिटेशन है वो दूर नहीं होगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल नोट्स बना लें इसका, न्यूमेरिकल का मैं हर एक टाइम हर एक वीडियो अपलोड होगा, न्यूमेरिकल का हमेशा वीडियो अपलोड होते रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 20 किलोग्राम, जानते हैं किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। तो हम लोग लिख देते हैं एम का मान कितना है। एम का मान आपका 20 किलोग्राम दिया है, ये 20 किलोग्राम लिख दिया हम लोगों ने। फिर चलिए किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर, 1 मीटर की बात चल रहा है, 1 मीटर। अब भूमि के ऊपर 1 मीटर है, तो मीटर आपका क्या हो गया? ये 1 मीटर हो गया आपका, क्या हो गया? तो ये आपका हो गया हाइट। तो आप लिख दें यहाँ पे हाइट का वैल्यू दिया है आपका, हाइट के वैल्यू कितना दिया है? 1 मीटर दिया है ऊंचाई। पर बनाए रखने है तो आवश्यक कार्य क्या होगा? कार्य वर्क निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन से एक और मैं पहले कराया अभी आपको। तो देखिए सबसे पहले वर्क निकालना है। भूमि से ऊपर पिंड को ले जाया गया है। मान लीजिए कि ये पिंड है आपका, ठीक है, ये पिंड है, इसको बोला जा रहा है कि 1 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया है। ठीक है, ये हाइट जो इसका दिया गया है, ये हाइट कितना है? 1 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, अब 1 मीटर की ऊंचाई पर ले गया है, तो इसको धरातल से यदि एंगल बनाया जाए तो ये एंगल कितना बनेगा? आप खुद सोच सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये तो थीटा 90 डिग्री बन रहा है। चलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। आपको एम दिया गया है 20 किलोग्राम, एच दिया गया है 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान 9.8 होता है, ये आपको मालूम ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निकालना वर्क डन है। तो जब एंगल बनता है तो वर्क डन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, mg/h cos थीटा, ये होता है वर्क डन का फार्मूला। एम का मान कितना है? द्रव्यमान, आप बोलेंगे 20 किलो है। जी का मान कितना है? 9.8 है। हाइट कितना है? बोलेंगे 1 है। और cos 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब cos 90 डिग्री का मान आप रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है आप जानते हैं? cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो पूरा आपका वर्क डन हो जा रहा है 0। ये 20 इंटू 9.8 करा दिया, इंटू 1 करा दिया, इंटू cos 90 का मान 0 है, 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म तो 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो ये तो 0 जूल हो गया। 0 जूल वर्क डन कितना किया गया? तो कोई भी काम नहीं किया गया, शून्य हुआ। तो आपका सही जवाब कौन सा है? तो ऑप्शन से सही जवाब है, वर्क डन 0 हो जाएगा। जहाँ देखें इसमें W क्या है? वर्क है, M मास है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H आपका हाइट है। ये चीज लिख देता हूं मैं। जहां W क्या है? तो W वर्क है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। M क्या है? तो M द्रव्यमान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मास बोलते हैं। चलिए G क्या है? तो G है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण है जी। ठीक है, अब H क्या है? तो आप बोलेंगे H हाइट है, हाइट बोले तो ऊंचाई है। ये सब चीज दिया हुआ है। ये फार्मूला मेन फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। इस फार्मूला से वर्क डन ज्ञात किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है 200, देखिए 200 ग्राम है, ग्राम 2000 ग्राम, सॉरी 2000 ग्राम है। अब 2000 ग्राम है तो ये मास हो गया ना। ये मास कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि ये मास तो हो गया 2000 ग्राम हो गया। चलिए
ग्राम है, किलोग्राम में मास होता है, ग्राम में भी दिया है तो मास ग्राम में भी होता है। 1000 से आप भाग लगा लेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो चलिए फिर तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी वो निकालना है। टेम्परेचर यहाँ दिया है, 2 टेम्परेचर दिया है, ठीक है, यानी कि 2 टेम्परेचर है, यानी कि T1 मान लेते हैं पहला का, तो T1 का मान 10 डिग्री दिया है और दूसरे को मान लेते हैं T2, तो T2 का मान कितना दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अब निकालना क्या है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा निकालना है। तो एक फार्मूला देखिए क्या होता है ऊष्मा का फार्मूला। ऊष्मा का फार्मूला होता है Q बराबर m डेल्टा T होता है। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो m तो आपका द्रव्यमान हो गया, मास हो गया जो कि दिया हुआ है, और डेल्टा 2 चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए T2 माइनस T1 के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ पे मास जिसको हम द्रव्यमान बोल रहे हैं वो कितना दिया है, 2000 ग्राम दिया है, तो 2000 ग्राम यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है, तो 50 है, T1 का मान कितना है, 10 है। अब आप जान रहे हैं यहाँ पे 2000 हो गया और घटाएंगे तो 40 आएगा, और 2000 में 40 का आप गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 पर कितना शून्य हो जाएगा, तो 4 शून्य हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो गया, कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। तो इतना कैलोरी आपका आंसर आ गया, 8000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी, ठीक है। तो कौन सा सही जवाब है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए इसमें Q क्या है, तो Q लिख देता हूँ। Q क्या है, तो यहाँ पे ऊष्मा है जिसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। M क्या है, तो M द्रव्यमान है जिसका मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं M का द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। T क्या है, तो T टेम्परेचर है, तापमान, टेम्परेचर तापमान है। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इस सूत्र का प्रयोग करके ऊष्मा की बात कर चलेगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ऊष्मा निकालते हैं जब 2 टेम्परेचर दिया हो, मास दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। परावर्तन कोण कितना होगा निकालना है। देखिए बहुत आसान है, परावर्तन के नियम आप जानते होंगे। देखिए मैं आपको सबसे पहले देखिए, ये समतल दर्पण हो गया आपका, समतल दर्पण हो गया है, जो आप मिरर देखते हैं वो समतल ही दर्पण होता है। अब देखें बोलता है, सबसे पहले देखिए परावर्तन का नियम मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण हुआ, और यहाँ से ये जब किरण, यहाँ से सूरज का किरण मान लीजिए कि यहाँ पे पड़ा, अब यहाँ पे पड़ा तो यहाँ से तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर, तो जो किरण आया है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और जो यहाँ पढ़ने के बाद, इस मिरर पे पढ़ने के बाद वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं। और देखें ये एक अभिलंब होता है, ये अभिलंब हो गया, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। चलिए चलिए, तो ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब हो गया आपका। ये अभिलंब है आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब लिख दिया इसको। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्रैक्ट एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका, जो ए वाला एंगल है आपतित कोण है और ये है परावर्तित कोण,
ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जितना आपतित किरण, यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये वाला जो कोण है आपतित किरण वाला, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब बोलता है परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये जितना होता है ना आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो आपतन कोण भी आपका, परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपका सही जवाब कौन होगा, तो C3 होगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और नियम मैं बता देता हूं पहले। पहला नियम होता है परावर्तन के नियम है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण जो है, ठीक है, परावर्तन कोण जो है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, I है, परावर्तन कोण R से डिनोट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आपको आपतन कोण दिया है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा जो नियम है इसके, कि आपतित किरण, जो एक किरण आपतित है और ये जो अभिलंब है आपका, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, तो तीनों बिंदु जो है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पे मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका परावर्तन के 2 नियम हैं। इसको आप नोट्स में बढ़िया से लिख लेंगे। चलें आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी वस्तु का संवेग 20% घटा दिया जाए। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का संवेग है ना 20% घटा दिया जाए, गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, वो आपको निकालना है। देखिए कमी, सबसे पहले देखिए इसको बनाने का तरीका, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। कैसे हम ट्रिक से बनाएंगे आप सीखिए। अभी देखें, सबसे पहले वैल्यू दिया है कमी में, 20% कमी किया, आंसर भी खोज रहा है कमी में। जब कमी से कमी में रहेगा, कमी से कमी की बात चलेगा, ठीक है, 20% कम किया है, आंसर भी कमी में खोज रहा है, तो कमी से कमी हो गया। तो इसमें कमी परसेंट का मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ, मेथड से भी बता दे रहा हूँ। शानदार मेथड से आप कैसे करेंगे। कमी है तो 2x - x²/100 से आप बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें x का मान कितना है, तो ये 20 पुट करेंगे आप, x का मान 20 पुट करके वैल्यू लाइए, आंसर आ जाएगा। तो 2 गुने 20 कर दीजिएगा यहाँ पे, हम -20 का वर्ग करेंगे तो 20 गुने 20 हो जाएगा, और भागा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप लिखेंगे 20 दूनी 40, और 40 में से 4 गया तो आप बोलेंगे 36% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन आंसर हो गया, तो ऑप्शन देखिए डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन D4 आपका सही जवाब है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या बनेगा, तो देखें यहाँ पे 20% कम किया है, फिर बोलेंगे कि फिर क्या किया, तो 20% कमी में ही आंसर मांग रहा है, यानी कि 20% घटाया, ठीक है, 20% घटा दिया, तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की कमी होगा, तो 2 बार घटाया है, ठीक है, 20% तो देखें सबसे पहले इनको जोड़ेंगे हम, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए -20 और -20 है, तो इनको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाकर, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है आपको, ठीक है, इन दोनों को गुना कर देना है, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 2.0 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो -40 हो गया उधर, और इधर +4 हो गया, ठीक है, ये -40 और +4, सॉल्यूशन करेंगे तो -36 आएगा, माइनस में वैल्यू आया है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 36% की क्या हुआ, तो कमी हुआ, ये आपका सही आंसर हुआ। चलिए, जब वृद्धि से वृद्धि कर देगा तो क्या होगा, आपके मन में ये भी बात चल रहा होगा कि वृद्धि से वृद्धि कर देगा तो हम फिर कैसे वैल्यू निकालेंगे। वृद्धि से वृद्धि का मतलब ये हुआ कि अभी 20% कमी कर दिया है, यहाँ पे कर देता कि 20% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा, तो वृद्धि से वृद्धि की बात करेगा। जब संवेग बढ़ाया है
तो संवेग बढ़ाया है तो गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ेगा ही, घटने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो ये वाला जो सूत्र है ना 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, इसको 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देंगे। यहाँ से सोल्यूशन आप कर लेंगे, आपका सही आंसर आएगा। और इस मेथड से आप करेंगे तो 20% बढ़ाया है तो 20% 2 बार बढ़ेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ 20% प्लस हुआ, यहाँ भी 20% प्लस हुआ। अब प्लस हुआ तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने बताया प्लस में है तो दोनों को जोड़ना है, तो आप जोड़ दें, 20 प्लस 20 हो गया। और फिर क्या करना है, तो फिर यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, और पॉइंट बैठाने के बाद दोनों को गुना करके यहाँ जोड़ देना है। तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और प्लस 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 होता है, 4 और जोड़ देंगे तो ये 40 और 4 कितना हो गया, 44% हो जाएगा। ये 44% आपका हो जाएगा आंसर। कब, जब ये 20% वृद्धि के रूप में देगा तब, ये 20% वृद्धि के रूप में देगा तब। वृद्धि में 44% और कमी में 36%, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखें, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। दोस्तों आपको पता है मोटर का द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान m का मान होता है, m का मान दे दिया है आपको 500 किलोग्राम, बिल्कुल वैल्यू लिख दीजिए आप, 500 किलोग्राम हो गया। उसके बाद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। देखिए जो स्टार्टिंग में वेग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जो कि कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। तो ये जो 15 मीटर आपका दिया हुआ है तो ये कौन सा वेग होगा, तो आप बोलेंगे कि प्रारंभिक वेग u का मान होगा, कितना है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड है। और ब्रेक लगाया 5 सेकंड बाद तो वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ब्रेक लगाने के बाद जो वेग होता है उसको हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाएंगे तो वेग कमेगा, और समय, कितना समय में वेग कमा है, तो 5 सेकंड बाद। ठीक है, तो 5 सेकंड आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब देखें निकालना क्या है आपको, ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान निकालना है। और दोस्तों बल का मान निकालने के लिए बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। यहाँ F क्या है, तो बल है, m क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, F क्या है, तो बल है, m क्या है, तो m आप जानते हैं द्रव्यमान होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। चलिए a क्या है, तो a त्वरण होता है, तो अब देखें यहाँ पे m का मान दिया है, लेकिन त्वरण हमको चाहिए बल निकालने के लिए, त्वरण हमारे पास है नहीं। तो पहले त्वरण का फार्मूला लगाएंगे। त्वरण का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जिसमें v होता है आपको अंतिम वेग, v को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। u को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है, t क्या है, समय है, ये आपको मालूम ही है, t क्या होता है, तो t समय होता है, ये भी लिख दिया। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट के, v का मान कितना है, 5 है, u का मान कितना है, चलिए v का मान 5 है, v का मान आपको 5 दिया गया है, और u का मान कितना है, तो 15 है, और भागा समय कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। घटाएंगे तो -10 आएगा, -10 में 5 का भाग लगाएंगे तो -2 आएगा। ये -2 क्या आया है, ये -2 वैल्यू है। ठीक है, -2 त्वरण है, तो त्वरण जो है ना ये -2, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया है। लेकिन निकालना आपको बल है, तो आप बल निकल जाएगा ना, बल के जगह यहाँ पे F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m का मान कितना है, तो 500 किलोग्राम है, तो 500 किलोग्राम यहाँ रख दिए। त्वरण कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 रख दिए, और 500 दूनी कितना होगा, तो माइनस का 1000 हो जाएगा। और देखिए बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो आपका सही जवाब जो हो गया 1000 न्यूटन, आपका सही जवाब हुआ। ये कौन सा बल है, ये वैल्यू नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये प्रतिरोध बल है। प्रतिरोध बल हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि आप जैसे ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया, ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलेटर देते हैं तो गाड़ी का वेग हमारा टाइम टू टाइम वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, तो जिस दर से वेलोसिटी बढ़ता है तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो त्वरण बढ़ता है उसको त्वरण बोलते हैं, लेकिन ब्रेक लगाते हैं तो जिस दर से हमारा वेलोसिटी घटता है तो उसको हम बोलते हैं मंदन। तो यहाँ घटने की चीज आया है, -2 आया है, तो त्वरण के जगह हम लोग इसको मंदन बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, मंदन, वैल्यू एक्सेलरेशन माइनस में आया। इससे पता चल रहा है कि गाड़ी का वेग है वो घट रहा है। जब वेग घटेगा तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग बल का निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बल बोलेंगे।
प्रतिरोध बल बोलेंगे, क्योंकि प्रतिरोध के कारण जो बल है वो नेगेटिव हो गया है। तो वो कितना हो गया, माइनस का 1000 न्यूटन हो गया। ये आपका हो गया आंसर, जो कि सही जवाब आपका कौन सा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यह दिया गया है, एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तथा वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए नीचे से ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, ये पिंड हो गया। ठीक है, इस पिंड को हम लोग फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकें। चलिए नीचे से ऊपर की ओर यहाँ फेंक दिए, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। जो हाइट दिया है ना, हाइट दे दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर। या 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। चलिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया है, बहुत बढ़िया बात है। जी का मान भी दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम लोगों ने लिख भी दिया। चलिए तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। चलिए अब किस वेग से, कोई वेग से फेंके गए होंगे, यू से फेंका गया होगा। ठीक है, ये वाला यू का मान निकालना है आपको, यू का मान निकालना है। लेकिन जब ऊपर फेंका जाएगा तो वस्तु ऊपर जाते जाते एक बार अंतिम वेग उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से वो वापस आने लगेगा। तो जहां पे जाके स्थिर होगा तो वो जो वेग होता है उसको अंतिम वेग बोलते हैं, वो हो जाता है क्या, शून्य हो जाता है। अब सब चीज दिया हुआ है, यू का मान आपको निकालना है, कौन से सूत्र रहेंगे आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए एक सूत्र हम बताते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं, जब नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो ये जी होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव होगा तो सूत्र बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh बन जाएगा। ये गति का दूसरा समीकरण है, ये दूसरे समीकरण से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। भी का मान क्या है, तो आप देख रहे हैं शून्य है, तो इसको शून्य आप करेंगे तो फिर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। हम आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो प्रारंभिक वेग u का मान निकालना है। चलिए अब पंचांतर करेंगे तो यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा। तो चलिए अब ये सूत्र हो गया प्रारंभिक वेग का। अब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की फेंकने की बात चलेगा और वहां हाइट और वेग की बात करेगा। u वेग है और h हाइट है। यदि वेग निकालना हो तो हाइट हमको मालूम होना चाहिए, और यदि हाइट निकालना हो तो वेग हमको मालूम होना चाहिए, और इस सूत्र पे आप रख देंगे वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए u का मान निकालना है, वैल्यू रखते हैं हम लोग, 2 हो गया। g का मान दिया है 9.8 और आपको h का मान दिया है कितना, 10। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे आप, तो ये 2 हो गया गुने 98 बटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इंटू ये 10 हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब 98 में आप 2 का गुना करेंगे तो जान रहे हैं कि आएगा ये 196 आएगा, और 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो 14 होता है। तो 14 क्या निकला है, तो वेग निकला है, यू का मान निकला है। तो यू का मान, ये वेग है प्रारंभिक वेग 14, तो वेग का ये सहमात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 14 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हुआ, जो कि सही जवाब कौन सा है आपका, D4 सही जवाब है। चलिए इसमें वैल्यू क्या क्या है, मैं सब वैल्यू लिख देता हूं थोड़ा सा। देखिए ये जो सूत्र लिखा हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे जो सूत्र में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो वैल्यू मैं आपको बताता हूँ पहले। ये v क्या होता है, तो v होता है आपका अंतिम वेग होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग यहाँ लिख दिया हम लोग। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है मात्रक वेग का। u क्या है, तो u को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, जिस वेग से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं उसको प्रारंभिक वेग बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए g क्या है, तो g गुरुत्वीय त्वरण होता है। हर एक वैल्यू में मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए h क्या है, तो h क्या होता है, तो h आपका क्या है, हाइट है। h क्या है, तो h आपका ऊंचाई है। ठीक है, h ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने h क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, ये चीज हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, वो बताना है। देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को के से सूचित किया जाता है। तो ये के जो है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये
आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग परिणामी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो परिणामी गतिज ऊर्जा में जो किया गया है, गति को दुगना कर दिया गया है। ये जो गति है ना, वेलोसिटी, उसको दुगना कर दिया गया है, ये जो वेलोसिटी है उसको। तो चलिए परिणामी निकाल लेते हैं पहले। परिणामी गतिज ऊर्जा क्या होगा देख लेते हैं। ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी को दुगना करने के बाद ये क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो 1/2 mv² होता है और v को दुगना किया है तो 1/2 m हो गया, ये 2v हो जाएगा, ये 2v टोटल क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 m और 2 का वर्ग 4v² हो जाएगा। अब 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ही बचेगा ना। यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे नहीं, क्योंकि 2 से 4 को काट देंगे तो फिर हमको देखना यह है कि ये जो हाफ mv² है वो कितना गुना हो रहा है। तो 4 गुना हो रहा है। यदि हम यहाँ से काट देंगे 2 से 4 को तो फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बचेगा कैसे, तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए गतिज ऊर्जा जो है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv² है और परिणामी गतिज ऊर्जा जो आया है 4 × हाफ mv² है। तो चलिए अब निकालना है हमको परिणामी गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो निकालते हैं हम लोग। परिणामी गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसका अनुपात निकालना है दोस्तों। चलिए परिणामी गतिज ऊर्जा कितना निकालना आपने, ये निकाला है 4 × हाफ mv² निकाला है, ठीक है। और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है, तो ये हाफ mv² है। चलिए mv² ये पूरा ए वाला से ए वाला टर्म तो पूरा कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 नीचे 1, तो अनुपात क्या हो गया 4:1। ये आपका आंसर हो गया। सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन C3 4:1। देखिए इसमें m और v, m मास है, v वेग है, उसको भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। चलिए जहाँ m, इस सूत्र में m क्या है, तो m मास है, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। v क्या है, तो v को हम लोग वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। एक कार का प्रारंभिक वेग दिया है और प्रारंभिक वेग को हम सूचित करते हैं u से। u का मान कितना दिया है, तो 3i और प्लस 4j ये दिया है आपको, ठीक है। 3i + 4j ये वैल्यू है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर में होगा, ठीक है। चलिए ये दिया है और फिर आपका त्वरण भी दिया है। त्वरण कितना दिया है से देख लेते हैं। तो त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं और a का मान दिया है 0.4i, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस 0.3j दिया है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ना परिणामी प्रारंभिक वेग हम लोग निकालते हैं, परिणामी u का मान निकालते हैं, ठीक है, परिणामी इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि √x² + y², ठीक है, ये वैल्यू निकाल देते हैं, जिसमें x का मान कितना है, तो x का मान i के साथ में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो x का मान होता है और j के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा वो y का मान होता है। तो x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो यहाँ पे x की जगह 3 का स्क्वायर और y का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और इसको हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो u का मान 5 आ गया आपको मीटर प्रति सेकंड में, ही निकाल दिया आपने। चलिए अब त्वरण उसी प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से त्वरण का वैल्यू निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये भी वही हो जाएगा x² + y² के अंडर रूट। x का मान कितना है, तो बोलेंगे 0.4 है, इसका वर्ग कर देंगे हम लोग, और y का मान 0.3 है, इसका वर्ग कर देंगे हम लोग, और इसका फिर क्या कर देंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सोचना है हम लोगों को। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा 0.16 और प्लस से 3 × 9 हो जाएगा 0.09 और इसको हम लोग जोड़ेंगे 0.09 होगा, सॉरी 0.09 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा और 0.25 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25/100, ठीक है। नीचे डबल 0 है
25 का वर्गमूल 5 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो आप बोलेंगे कि त्वरण का मान तो हमारा आ गया कितना, नीचे एक शून्य है तो 0.5 हम बोलेंगे, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, 10 सेकंड बाद इसकी चाल निकालना है। ठीक है, अब चाल निकालने के लिए सूत्र कौन सा हम लोग लगाएंगे, तो चाल निकालने के लिए सूत्र हम लोग जानते तो हैं, गति के पहला नियम से सूत्र होता है v बराबर u प्लस 8t। ठीक है, धरातल पर का यह सूत्र है। ठीक है, गति का पहला नियम है। तो चलिए इसमें हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग का मान दिया है, u का मान दिया है, a का मान दिया है, और t का मान भी दिया है, v का मान निकालना है। तो बहुत आसान हो गया निकालना। u का मान कितना निकाला आपने, तो 5 निकाले हैं, 5 रख दिया। ठीक है, a का मान कितना, तो 0.5 निकाला, और t समय का मान कितना दिया है, तो आप देख रहे हैं समय का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, समय का मान, ये समय का मान यहाँ 10 पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 कट जाएगा, और ये 5 + 5 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। वेग निकालना है अभी, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हुआ। तो सही जवाब ऑप्शन B2 आपका होगा। जिसमें देखें यहाँ पे यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो देखिए इसमें v क्या है, तो हम v बोलेंगे, v अंतिम वेग है। ठीक है, अंतिम वेग होगा। और u क्या है, तो u जो है वो है क्या, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और हम लोग a क्या है, तो a हम लोग जानते हैं कि त्वरण है, और t क्या है, तो t हम लोग जानते हैं कि समय है। ये सब चीज रेस्ट एंड मोशन में सब फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे बना है, कब किस फार्मूला को कब हमको प्रयोग करना है, टोटल चीज बताने वाला हूँ। तीसरा चैप्टर है, अभी फिजिक्स का एक चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ, तीसरा चैप्टर में हम लोग चलने वाले हैं, दूसरा चैप्टर में चलने वाले हैं ऐसा, उसमें सदिश और अदिश राशि, उसके बाद फिर ये चैप्टर आएंगे रेस्ट एंड मोशन, उसमें सब आपको विस्तार से पढ़ना होगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का समय 20% बढ़ा दिया, गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, अभी मैंने बताया था वृद्धि से वृद्धि वाला, वही क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे आ गया। वृद्धि से वृद्धि में कौन सा सूत्र लगता है, वृद्धि से वृद्धि है, और वृद्धि से वृद्धि में कौन सा सूत्र लगता है, मैंने आपको बताया था, वृद्धि से वृद्धि, जब वृद्धि किया है तो हमेशा वृद्धि होगा। वो वृद्धि क्या होता है, तो 2x + x² / 100 होता है। x का मान कितना दिया है, तो आपको पता है x का मान हमारा कितना है, x का मान 20 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लें, 2 × 20 करा देंगे, प्लस स्क्वायर है तो 20 × 20 करा देंगे, भागा 100 कर देंगे, ये 0 से 0, 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 और 20 दूनी 40 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44 हो गया आंसर, ये हो गया कंप्लीट। चलिए इसको दूसरे नियम से कैसे करेंगे, तो सेकंड नियम भी मैंने बताया था, 20% वृद्धि किया है तो 2 बार 20% का वृद्धि करेंगे आप लोग। ठीक है, अब 2 बार वृद्धि करेंगे तो इनको क्या करना, तो पहले जोड़ना है, तो 20 और प्लस 20 को हम लोग जोड़ लिया, फिर क्या करना है, फिर एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठाना है और इनको गुना कर लेना है, तो प्लस 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 होगा, और 2 में 2 का गुना करेंगे तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। ये इससे भी आपका सही जवाब आ गया। चलिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन हो गया, आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बस आप लोग से मेरा कहना यह है कि जितने भी न्यूमेरिकल का PDF आपको मिल रहे हैं, सबको होमवर्क आप नोट्स बनाते चलें, और नोट्स बनाकर जितने भी फार्मूला लिखा हुआ है सबको डिफाइन मैं किया हूं, और उस फार्मूला के लिख के आप याद कर लें, ताकि आने वाला समय में आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।